आफ्टरनून बैठो बैठो। हेलो। तो क्या था अपना डिस्कशन? एचएलपी के सवाल, 5 क्वेश्चन हो गए पांचों। एचएलपी का 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन, आगे के भी 5th क्वेश्चन। एचएलपी का 2nd क्वेश्चन, क्या दिक्कत आ रहा है? बहुत सारे ट्रायंगल दे रखे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अपन ने इनफाइनाइट लेडर वाले सवाल करना बताया था कि नहीं बताया था? बस तो फिर ऐसा दिया है, यही कह रहे हो? फिर इसके बाद ऐसा दिया है, ऐसा ऐसा होता जा रहा है। हाँ, ये टच कर रहा है। मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते जाएं। फिर इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना। हाँ, ऐसे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, यही तो करना है। तो अब इसमें ऐसा करना कि ये जो लाइन है ये बन जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यूं जा रहे हैं ना, ये ई ए जीरो ये मिड पॉइंट आ जाएगा सब में। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने से जो भी जॉइंट यहाँ पर आएगा वो जॉइंट को अलग कर लेंगे। तो जितने भी ये वाले जॉइंट है ना कॉर्नर, ये अपन अलग कर लेंगे। मतलब इसको यहाँ से मिटा लेंगे, इसको यहाँ से मिटा लेंगे। तो ये इस तरफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा। ऐसे सारे जॉइंट खुल जाएंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा खोलने से, है ना, ऐसे जॉइंट। अब देखो नेम रखते हैं इसका ए, इसका बी, यहाँ से ड्रॉ करते हैं ए और बी। इसमें अपना बैटरी लग रहा है। अब ए से आगे बढ़े हम, ये पॉइंट हो गया सी और डी। तो ए से बी एक सीधा हिस्सा जुड़ रहा है, इसकी लेंथ ए है, तो इसका रेजिस्टेंस लेमडा ए हो गया। रो ए दिया है तो रो ए हो गया। इसको रो ए को अपन आर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आर हो गया। तो ए और बी के बीच में एक सीधा रेजिस्टेंस है आर। अब सी और डी के बीच में ये जो लेंथ है ए और बी से, अब ए से डी जा रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। सी इधर लिखते हैं, डी इधर लिखते हैं। तो ए से सी तक ये r/2 हो गया, है ना, आधी लेंथ है r/2। इधर भी r/2। ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी। ये वाला कितना है? r/2।
फिर अब ये यहां पर देखो, ये फिर इसके आगे ई और एफ आ जाएगा। अब सी और डी के बीच में r/2 आ गया ना इधर। फिर इसके आगे बढ़ो, ई और एफ, तो सी से ई r/4, डी से एफ, सी से ई, डी से एफ, r/4, r/4। अब ये सीधा जोड़ेंगे, ये भी r/4 होगा। ये सीधा है ना, r/4 होगा। ये r/4 हो गया, ये r/4 हो गया। और ये का क्या हुआ? हाँ, ये कितना था ये r/4 और ये r/4, ये दोनों मिला के r/2, r/2। और ये कितना था? r/2 तो ये है ही, तो ये दोनों मिला के r/4 हो गए। तो यहाँ पे r/4 लगाओगे, सी और डी, ई और एफ। ई अपना इधर है, एफ इधर है। ये आपने कितना बताया था देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बताया, r/4। फिर ये r/4 और ये r/4, ये मिला के r/2 हो गया। और ये क्या था? ये r/4, तो ई से एफ का r/4 हो गया। और उसके बगल में ये भी लगा हुआ है, तो सी से डी में अपन ने इधर वाले में फिर जोड़ा नहीं है, ये था ना अपना, ये r/2 था। और ये कितना था फिर? r, r प्लस r/2, अरे पैरेलल में आ रही है। तो अपन ऐसा करें कि सी और डी में एक r और r/2 बगल में लगाना पड़ेगा इधर, है ना। ये r/3 आ जाएगा, यहाँ पर r/3 करूं, है। ये कितना आ रहा है, r/8। अच्छा, ये r/2 और r का कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या? ये कितना था अपना, r था क्या? ये पूरा r था, और ये r/2, तो इन दोनों का मिला के r/3 हो गया, इसलिए r/3 दिखा दिया। ऐसे ही फिर ई और एफ वाले में भी अपन ने ऐसे ही कुछ किया। अब ई और एफ के अंदर हमारे पास तो ये सभी थोड़ा सा आगे इसमें और दिखाया नहीं मैंने, प्रॉपर दिखाता हूँ। जैसे ये था ना यहाँ पर, फिर इसके बाद में ऐसा था अगला, तो ये वाला पॉइंट ऐसे अलग हो गया, और ये वाला पॉइंट इधर हो गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया जी और एच, ठीक है। तो अब अपन सही से जोड़ देखते हैं। तो सी से ई r/4 वो दिखा दिया, और डी से एफ r/4 वो दिखा दिया। अब ई से एफ, ये वाला कितना है, r/2 है, r/4 और ये r/2। ऊपर वाला तो ये अलग हो गया ना, वो इसमें आएगा नहीं, बस इसी ई और एफ में ये आएगा। तो r/6 आ गया, इधर r/6 आ गया।
ठीक है, ओके ना। इन दोनों का सम R/6 बताया ना आपने, सही लिखा है। अब G और H की तरफ चलते हैं। तो E से G, E से G क्या हो गया, R/8। E से G R/8, और H R/8। अब G और H के बीच में फिर वैसे जोड़ना पड़ेगा अपन को, IG है ना। तो इसको थोड़ा इधर किया। अब ये वाला लाइन और वो वाला लाइन, तो ये कितना है, ये G और H के बीच का कितना है, R/8, और वो R/4, R/4 और R/8, R/12। ठीक है, ऐसे आता जाएगा। हम देख रहे हैं कि हर बार जो उसका आधा होता जा रहा है, R/2 आधा R/4, R/8, R/3 का आधा R/6, R/12, तो आधा आधा करते जाएंगे। तो अब ये हो जाएगा R/16, R/24, R/16। अब ये बन गया ना सिंपल, आप कर लोगे, है ना। अब ए बी के आगे का एक क्रॉस इसके आगे जैसा है, उसके आगे उसका आधा होगा, है ना। R/AB के आगे जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो अल्फा इंटू आर है, तो वो अल्फा इंटू R/2 होगा, नेक्स्ट वाला, है ना। ठीक है, कर लेंगे फिर, ऐसा कर रखा है अपन ने। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड। और कुछ, आप क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है देखें जरा। इसका रेजिस्टेंस R दे रखा है, थर्मल कैपेसिटी C दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर T0 दे रखा है, V वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया है। तो थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो थर्मल पावर डिसिपेटेड बाय द कंडक्टर टू द सराउंडिंग इज गिवन बाय दिस। देखो इसमें ऐसा है कि ये कोई रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसको अपन V वोल्ट लगाया, इसका रेजिस्टेंस है R। तो इसमें क्या होगा कि इसका शुरुआती टेम्परेचर T0 है, ये T=0 की बात है। पर जब इसमें करंट गुजरेगा तो ये वायर गर्म होगा, इससे रेडिएशन जा रहा होगा। तो किसी समय जब इसका टेम्परेचर T होगा, जब इसका टेम्परेचर T हो चुका है, उस समय जो इसमें हीट जनरेट करने की रेट है, इस तरह की बात आ रही। तो इसमें जो इसको हीट मिल रही थी वो तो हो गया V²/R, V²/R इतना पावर हो गया। V फिक्स है, R फिक्स है, तो इसको मिलने वाला पावर फिक्स है, तो इज इक्वल टू इतना तो हीट इसको मिल रहा था, मतलब ये अंदर से गर्म हो रहा था, ये बैटरी की वजह से गर्म हो रहा था।
अब गर्म होने से फिर ये एटमॉस्फेयर को रिलीज कर रहा था, है ना। तो जो ये रिलीज कर रहा था हीट, उसको कम कर लेते हैं, माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये तो वो है जो वो लूज कर रहा है, ये जो है इसको मिल रहा है, तो नेट कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है ना। इज इक्वल टू एम एस टी टी बाई डी टी, तो एम एस की जगह सी आ गया, डी टी बाई डी टी। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू कहाँ दिया है, नहीं वो देखते हैं अभी। अब ये डी टी इधर गुणा कर लेते हैं, तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी माइनस डी क्यू सी इंटू डी टी, कर दे ग्रेड। टी नॉट से टी, टी नॉट से टी, जीरो से क्यू, जीरो से टी, तो ये आ गया वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी माइनस क्यू सी टी माइनस टी नॉट। अब क्या निकालना है, अच्छा वो पावर किस तरह से, डी क्यू बाई डी टी अगर उसके वैल्यू, अब यहाँ पे रख दूं क्यू की जगह, डी क्यू बाई डी टी दिया कि क्यू दिया, थर्मल पावर के टी माइनस टी, इसी की वैल्यू दे रखी है। अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसको मैं रख देता हूँ, मेरे क्या दिक्कत है, फिर तो मैं इसको इंटीग्रेट करने से पहले रख देता हूँ। तो ये आ गया वी स्क्वायर बाय आर माइनस के टी माइनस टी नॉट सी डी टी बाई टी। अब निकालना क्या है, टाइम। अब इंटीग्रेट कर लो इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ। टी टी इज इक्वल टू सी डी टी अपॉन वी स्क्वायर बाय आर माइनस के टी माइनस टी नॉट, या इसको लिख सकते हो सी डी टी वी स्क्वायर बाय आर प्लस के टी नॉट माइनस के टी, कर दो इंटीग्रेट, जीरो से टी, टी नॉट से टी, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया टी सी एल एन वी स्क्वायर बाय आर प्लस के टी नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाय माइनस के और टी नॉट से टी, सर लिमिट लगा देंगे, क्या लॉग वॉग में आंसर है क्या, आई की पावर में आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, फिर ई की पावर में चढ़ाएंगे, पहले लिमिट लगा देते हैं, माइनस के टी बाई सी एल एन टी लगाएंगे तो ये आएगा, डिवाइडेड बाय टी नॉट रखेंगे तो वी स्क्वायर बाय आर आएगा, ऐसा हो गया। फिर इसको ई की पावर में चढ़ा देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए 5 सवाल। फिर क्या था, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का सेक्शन ए और बी, ए एंड बी, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर की शीट निकाल ली जाए और उसमें
सेक्शन ए में कोई सवाल पूछना है आपको? पार्ट 1 में नहीं पूछना है? अच्छी बात है, पूछो पूछो, क्या पूछ रहे हो? सवाल मत पूछना, डाउट पूछना। एम एस डेल्टा टी लगाना चाहते तो एम नहीं दे रखा है, एम एस मिला के तो दे रखा है। हो गया डाउट क्लियर? बैठो। हाँ हाँ, अब कम ज्यादा करंट आ रहा है ना, इधर से करंट आ रहा है, इधर से जा रहा है, अलग अलग टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो अलग अलग करंट आ रहा होगा, तो नेट करंट आ रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, एम एस डी टी बाई डी टी। अगर दोनों बराबर है तो हीट नहीं ले रहा है, अगर आने वाला हीट ज्यादा है जाने वाला कम है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। हाँ, उसका डिफरेंस एम एस डी टी बाई डी टी के बराबर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, और कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन बी में भी कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 2 में चलते हैं। क्या बोल रहे हो? A5 किस में? पार्ट 2 में आ जा, ठीक। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए में A5 पूछ रहे हैं। A2 का आंसर नहीं आ रहा है? आंसर आ रहा है पर दे नहीं रखा, यूं कह रहे हैं, पीछे आंसर नहीं दिया है। आ, 2 क्वेश्चन है, एक का आंसर दिया है, एक का नहीं दिया है। मतलब आपने मुझे पार्ट सेकंड का कौन सा क्वेश्चन बोला है? A2। A2 में हमसे पूछा है कि ए पार्ट और बी पार्ट, तो ए पार्ट का आंसर दिया है, बी का नहीं दिया है। बी का डी आ रहा है सब लोगों का। ठीक है, मान लेते हैं, फिर क्या है ना, इतना लोग बोल रहे हैं तो सही बोल ही रहे होंगे। और अब A6 में आऊं, A5 झील वाला सवाल, ये तो अपन ने क्लास में किया था, वो तो नहीं है? सेम टू सेम सवाल पूछ रहे हो? हमने उसमें टाइम पूछा था, इसमें टेम्परेचर पूछ लिया बस। एक घंटे में 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर हो गया। बर्फ का गहराई 2 से 4 हो गया। टी नॉट और टी नॉट है ना, यहाँ पे 0 डिग्री। तो अपन ने ऐसा पढ़ा था कि किसी समय मान लिया कि H गहराई तक बर्फ जम चुका है, फर्दर DH नया बर्फ जमने वाला है, तो इस नया H का अपन लिखेंगे तो डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू DH, ये तो हो गया M इंटू L, इतना हीट इससे निकल गया। इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो इससे निकलने की रेट पता लग गया, वही होगा जो इसमें से 4 होगा, तो इधर का 0, तो KA टेम्परेचर डिफरेंस 0 माइनस टी नॉट अपॉन H
अब इसमें से ए तो ए कट गया, एच इधर आ गया, dt उधर आ गया, रो एल एच टी एच माइनस के टी नॉट इंटू डी टी। अब इसका लिमिट लगा देंगे 0 से t जो भी टाइम है, h1 से h2, तो इससे टी नॉट आ जाएगा, सीधा ही तो है। क्वेश्चन नंबर A6 अभी देखते हैं। एक लॉन्ग मेटलिक वायर है, बार है, इसमें करंट, हीट करंट जा रहा है, स्टेडी स्टेट है, टेम्परेचर उसका x लेंथ के लॉन्ग, मैंने A8 पढ़ लिया, A6 ऊपर है। 3 रॉड दे रखी, कॉपर वेसल, कॉपर, ब्रास और स्टील की है ना, वेल्ड किया वाई शेप में, ठीक है, और टेम्परेचर मेंटेन किया गया 100 और 0, लेंथ इतना इतना है। तो पहले तो वाई शेप बना लेते हैं हम, ठीक है। सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, कॉपर वाले एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री मेंटेन, क्या 0 क्या 100 है शायद, 100 डिग्री, और बाकी दोनों 0 मेंटेन्ड है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जंक्शन का कुछ टी हो जाएगा। तो जंक्शन का टेम्परेचर पूछा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द कॉपर रॉड इज, कॉपर रॉड से कितना हीट जा रहा है ये बताना है, ठीक है। तो ये एक बार टी निकालना पड़ेगा, तो इधर जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट मिला के 0, तो टी माइनस 100 अपॉन R1 प्लस टी माइनस 0 अपॉन R2, टी माइनस 0 अपॉन R3 इक्वल टू 0। तो यहां से टी एक तरफ हो गया, और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और बाकी हो गया 100 अपॉन R1, यही ना, इधर डिवाइड कर लेते हैं, टेम्परेचर आ जाएगा। तो 100 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे टी आ जाएगा, कितना है, अब यूनिट्स का ध्यान रखा है आप लोगों ने, सब सीजीएस में दिया, हमने सीजीएस में ले लिया। क्या सभी रॉड का लेंथ बराबर है, लेंथ अलग अलग है, तो अब आपने R1 R2 R3 निकालना पड़ेगा। तो R1 में L अपॉन के आएगा ना, तो R1 का लेंथ कितना है, कॉपर वाला है, तो कॉपर वाले का लेंथ है 46 अपॉन के 0.92, और एरिया कितना है 4, तो ये कितना है 46 का डबल नीचे लिखा हो ना, 100 ऊपर हो गया, 100/8, 100/8 हो गया 12.5। तो R1 की वैल्यू आ गया 25/2, ऐसे R2 का निकाल लिया आपने, ऐसे ही निकाला ना, R2 का कितना आ रहा है, R2 का भी 25/2, और R3 का 25, यहां से इसको रख करके कितना आ रहा है टी, 40 आ गया, तो अब ये 40 हो गया, अब इसी में करंट पूछा है, तो इसका करंट हो जाएगा के ए
टेम्परेचर डिफरेंस 60 अपॉन L। यार रेजिस्टेंस तो निकाल ही चुके हो, तो ऐसा निकालो, टेम्परेचर डिफरेंस 40 अपॉन 25/2, तो 80/25। टेम्परेचर डिफरेंस 60 है, तो 120/25 ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया, तो 4.8 आ गया। क्या दिए, ऐसा क्यों दे रखा है भाई? ध्यान से फिर पढ़ लेते हैं, कोई गड़बड़ी कर दिया हमने, डायग्राम गलत बना दिया हो। 3 रॉड है कॉपर, ब्रास और स्टील की, जिनको आपस में वेल्ड किया हमने भी। वाई स्ट्रक्चर बनाया गया, बना लिया। क्रॉस सेक्शन एरिया प्रत्येक का 4 रखा, हमने रख लिया। टेम्परेचर कॉपर वाले का 100 रखा, ब्रास और उसका 0 रखा। लंबाई इतना इतना दिया। कंडक्टिविटी इतना इतना दिया। कॉपर रॉड से क्या फ्लो हो रहा है ये निकालना है। सब कुछ तो सही किया है, ठीक है। तो आंसर में गड़बड़ दे रखा है, फिर ये गड़बड़ कैसे कर देते हैं। ठीक है भाई, उसमें कुछ कमी दिख नहीं रही हमें, जैसा लाइन दिखा वैसे लिखा। बस यूनिट्स का थोड़ा सीजीएस का नाम लगा के हमें डरा रहे हैं। क्वेश्चन A6, A4 पूछना चाहते हो। एक बॉयलर जो है इसमें कॉपर प्लेट्स की थिकनेस दे रखी है, अंदर की कोटिंग की थिकनेस भी दे रखी है, सरफेस एरिया दे रखा है, और अमाउंट ऑफ स्टीम दैट कुड बी जनरेटेड पर आवर, है ना। कितना स्टीम उसमें जनरेट किया जा सकता है ये अपन को बताना है। तो नीचे 700 हो गया, अंदर स्टीम का टेम्परेचर 100 हो गया। स्टीम तो 100 में बनती है ना। तो ये जो सरफेस है इसके नीचे टेम्परेचर 700, अंदर का टेम्परेचर 100। अब ये 2 लेयर है, इनका मिला के एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ऐसे सीरीज में आ जाएंगे 100 और 700। इससे ये हीट करंट निकालेंगे। जो हीट अंदर इसको मिलेगी, स्टीम बनेगी, तो उसमें dm इंटू एल बाई डी टी, तो dm बाई डी टी इंटू एल इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, इसके बराबर कर देंगे, तो स्टीम के बनने की रेट मिल जाएगी। ठीक है, आ जाएगा इससे ना। और कुछ नहीं है। पार्ट 2 में अब कुछ नहीं है, पार्ट 3 में आए। पार्ट 3 का ए सेक्शन और बी सेक्शन है, किसी को दिक्कत ए और बी में? नहीं है, हो गया मतलब, ठीक है। आगे बढ़े फिर। तो पिछली क्लास में अपन ने रेडिएशन के अंदर 2 नियम जान लिए थे, स्टीफन्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ, है ना। 2 जानकारी हमने दे दिया था। अब हम ये जानते हैं कि सबने तो खोना ही खोना है, और पड़ोसी अच्छे हैं तो कुछ पाना भी है ना। अकेले हैं तो खोना ही खोना है। तो संसार में हर एक को रेडिएट करना ही करना है, रेडिएट करने से एनर्जी कम होना ही होना है। कोई पड़ोसी रेडिएट कर रहा है तो उसका भी हमें कुछ मिल सकता है। तो वो पड़ोस कैसा है, हमारा ओरिएंटेशन क्या है, हमारा एरिया क्या है, ये सब मिला मिलू के हिसाब बनते हैं। और इंसिडेंट होने के बावजूद भी हम रिफ्लेक्ट ज्यादा कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, तो फिर भी कोई फायदा नहीं।
तो उसमें भी एब्जॉर्ब करना एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो किसी की भी टेम्परेचर बढ़ने की कंडीशन क्या है, जब डी क्यू ई बाई डी टी, डी क्यू ई बाई डी टी ग्रेटर देन डी क्यू ए बाई डी टी होगा, तो टेम्परेचर उसका घटेगा। जब एमिट करने की रेट एब्जॉर्ब करने की रेट से कम होगी, एब्जॉर्ब करने से एनर्जी बढ़ती है, एमिट करने से एनर्जी घटती है, तो ओवरऑल ज्यादा एमिट करेंगे कम एब्जॉर्ब करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। जब डी क्यू ई बाई डी टी कम होगा, एब्जॉर्ब करने की रेट ज्यादा होगी, तो उस समय टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे किसी ठंडी चीज को आग में रख देते हैं, तो पड़ोसी तो ज्यादा गर्म है, तो मिल ज्यादा रहे, अब वो खुद ठंडी है तो इसका रेडिएशन कम हो रहा है, तो इसलिए वो ठंडी चीज गर्म हो जाएगी। पड़ोसी ज्यादा गर्म है, पड़ोसी से एनर्जी मिल रही है, और खुद ठंडे हैं, एमिट कम कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो एमिट करने की और एब्जॉर्ब करने की रेट बराबर होगी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो इसके लिए मैंने पिछली क्लास में एक उदाहरण लिया था कि अगर क्लासरूम में ही अपन वस्तुओं को देखें तो अलग अलग वस्तुएं जो है अलग अलग आकार की हैं और उनके एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी भी अलग अलग है, उन पे आने वाला इंसिडेंस भी अलग अलग है। पर हमने सबके लिए स्टोरी ये बनाया कि जिसमें जितना भी इंसिडेंट हो रहा होगा उसमें से जितना परसेंटेज एब्जॉर्ब हो रहा होगा उतना ही परसेंटेज वो एमिट भी कर रहा होगा, तभी उसका टेम्परेचर फिक्स है। एक कमरे में मान लो 1 घंटे भर एक ही टेम्परेचर बना रहा है किसी का भी, तो इसका मतलब उस पूरी प्रक्रिया में जो मिल रहा है जो जा रहा है वो बराबर बैठेगा। तो हमने पेन के एग्जांपल से डिस्कस किया था कि इस पेन का वैल्यू अगर अपन 0.4 मान लेते हैं तो 100 जूल इसके ऊपर आ रहा है, 40 जूल एब्जॉर्ब कर लेता है, 60 जूल रिफ्लेक्ट कर देता है या ट्रांसमिट कर देता है। वो जो 40 एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग 40 एमिट भी कर रहे हैं ताकि बढ़ नहीं रहे। तो 40 एमिट करता है, 60 रिफ्लेक्ट करता है, 100 इस पर आता है, 100 इससे जाता है ना। 100 आया, 40 जेब में रखा, 40 जेब से खर्च किया, 60 फेंक दिया। 100 में से 40 ही रखा, 60 रख नहीं पाए, जेब छोटी थी, है ना, संभाल नहीं रहा था, इतना ही संभाल पा रहे थे। तो 100 में से 60 मतलब छोड़ दिया जा रहा है, रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, 40 रखा जा रहा है, दूसरी जेब से खर्च कर रहे हैं। यानी एमिशन एक अलग प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन एक अलग प्रोसेस है। अड़ोसी पड़ोसी अब कमरे में से किसी सामान को अब इसी पेन को उठा के बाहर लेके चले जाए तो पड़ोसी बदल गए इसके। अब बाहर से मिलने वाला अगर ऐसी दूर ले गए कहीं जहां अड़ोसी पड़ोसी रहा ही नहीं इसका कोई, तो फिर अब आने वाला 100 खत्म हो गया, अब 100 आ ही नहीं रहा है। तो अब एब्जॉर्ब क्या करेंगे, भले 40% इसका ए 0.4 भले क्यों ना हो, 0.4 का फैक्टर तो तब कम आएगा जब कुछ आएगा ना। बैंक का ब्याज 7% बोलते तो बैंक में जमा कराओ तब तो लगेगा, 2 रुपए जमा करा के आए तो 2 रुपए के ऊपर पॉइंट्स मतलब 7% लगाएंगे जो भी लगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि कुछ अमाउंट होगा उसी का परसेंटेज होगा, तो इंसिडेंट ही नहीं होगा तो एक ही वैल्यू का कोई महत्व ही नहीं फिर, ठीक है। तो अभी अपन ने कहा कि इस कमरे में 100 आया, 40 रखा, 40 फेंका मैंने एमिट किया और 60 रिफ्लेक्ट किया। पर अगर हम इसको उठा करके बाहर ले गए दुनिया में कहीं दूर, तब 100 आना बंद हो गया, तो 40 रखने की कोई बात बची नहीं। पर इसके पास टेम्परेचर तो अभी भी होगा जो था यहाँ पर, वहां ले जाएंगे तो टेम्परेचर तो वही रहेगा, तो एमिट तो अभी भी वो वहां पर क्या कर रहा होगा, 40 कर रहा होगा। शुरुआत में 40 कर रहा होगा और मिल कुछ रहा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, फिर ठंडा होने लग जाएगा, फिर इसका टेम्परेचर घटने लग जाएगा। फिर
जैसे टेम्परेचर कम होगा फिर ये 40 एमिट नहीं करेगा, 38 करेगा, 36 करेगा, 35 करेगा, 30 करेगा, धीरे धीरे कम कम करता जाएगा। और ऐसा करता जाएगा कि ये कभी पूरी तरह से ठंडा ही नहीं हो पाएगा। 0 केल्विन तक पहुंचने में इसको अनंत समय लग जाएगा। तो कमरे में रखा है तो क्या है और बाहर ले गए तो क्या है? बाहर कोई पड़ोसी नहीं है तो ऐसा होगा। कमरे में रखा है तो ये इधर से आ रहा है, उधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, ऐसा सिस्टम चले जा रहा है। तो ये इस तरह की कंडीशन हो रही है यहाँ पर कमरे के अंदर। अच्छा, कमरे में तो सभी वस्तुओं के साथ देखोगे तो एक ही जैसा हो रहा है, जिसपे जितना आ रहा है उतना ही टोटल जा रहा है। उनमें से कुछ तो रिफ्लेक्टेड वाला है, कुछ एमिटेड वाला है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में सभी वस्तुएं ना ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है। ब्लैक बॉडी क्या करती है? अगर कमरे में कोई ब्लैक बॉडी रख देंगे तो जितना आएगा ना सारा ही एब्जॉर्ब कर लेगा, और थर्मल इक्विलिब्रियम में तो उतना एमिट भी कर रहा होगा। तो अगर ये प्लेन को ब्लैक बॉडी मान ले, पेन को ब्लैक बॉडी मान ले, तो इसके ऊपर 100 जूल आ रहा है, 100 एब्जॉर्ब कर लिया, 100 ही एमिट कर दिया। तो ब्लैक बॉडी से क्या मिल रहा है? 100 मिल रहा है। तो कोई भी इसको देखेगा तो इससे 100 की एनर्जी आ रही है। पर अगर ये नॉर्मल बॉडी तो भी 100 ही जा रहा था, पर उस 100 में से क्या था? 60 तो रिफ्लेक्शन था और 40 ही एमिशन था। और ब्लैक बॉडी में 100 का 100 एमिशन है। तो हमारा दिमाग उसको चेंज डिफरेंस नहीं कर पाएगा, माने एक ही जैसा हो गया। इसलिए किताबों में लिखा होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में वस्तुएं एकदम ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती। अगर इसको कमरे से बाहर ले जाएंगे तो अगर ये नॉर्मल बॉडी है तो 40 एमिट करेगा, और अगर ये ब्लैक बॉडी है तो 100 एमिट करेगा। जब दुनियादारी से दूर ले जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, तब इनमें डिफरेंस आ जाएगा। पर कमरे में तो देख रहे हैं कि 100 इस पे आ रहा है, 100 इससे जा रहा है, चाहे नॉर्मल बॉडी हो चाहे ब्लैक बॉडी हो। और बाहर लेके जाएंगे तो बाहर नॉर्मल बॉडी तो 40 जा रहा है और ब्लैक बॉडी है तो 100 जा रहा है, ऐसा डिफरेंस आ रहा है। तो रेडिएशन के संबंध में ये 2-3 बातें अपने सामने आ गई, किरचॉफ का नियम बता दिया। अब उसके ऊपर एक सवाल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हमारे पास ये कोई इनफाइनाइट शीट है, ये दूसरी इनफाइनाइट शीट, और ये तीसरी इनफाइनाइट शीट। तीन इनफाइनाइट शीट दे रखी है। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, ये दोनों टेम्परेचर फिक्स कर दिए हमने, टेम्परेचर फिक्स्ड है। और इसका एमिसिविटी E1, इसकी एमिसिविटी E2, इसकी एमिसिविटी E। तो इसका टेम्परेचर पूछा है। जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो ये इनफाइनाइट शीट है, डायग्राम में दिखा नहीं रखी इनफाइनाइट ऐसे है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स हैं ये तीनों। किनारे वालों का टेम्परेचर फिक्स रख दिया, तो बीच वाले का टेम्परेचर क्या होगा ये सवाल पूछ लिया। इनकी एमिसिविटी E1 E2 दे दी किनारे वालों की, बीच वाले का E दे दिया।
इनका R0 बता देता हूँ मैं ना। रिफ्लेक्ट नहीं करते है ना। रिफ्लेक्टिविटी 0 है दोनों की। हो गया। आप देखो कैसे करते हैं। अरे सवाल, माना कि इसका टेम्परेचर T होगा, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर फिक्स है, इसका टेम्परेचर फिक्स है, और स्टेडी स्टेट आ गया, इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी फिक्स हो गया। तभी पूछ रहे हैं। यहाँ लिखा है स्टेडी स्टेट में बताओ, मतलब जब स्टेट बदलना बंद कर दे, जब स्टेट फिक्स हो जाए, तो फिक्स होना बचा क्या, बीच वाली प्लेट का ही टेम्परेचर फिक्स होना बच गया। तो मान लेते हैं कि बीच वाली प्लेट का टेम्परेचर एक समय बाद फिक्स हो चुका है, अब कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, तो इसको कह रहे हैं स्टेडी स्टेट आ गया। अब इसका टेम्परेचर फिक्स हो गया, तो ये हो गया फिक्स्ड इन स्टेडी स्टेट, है ना। जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो इसका टेम्परेचर फिक्स हो गया। जब इसका टेम्परेचर फिक्स हो गया, तो इसका मतलब इस पे जितना आ रहा है, उसमें से जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना एमिट कर रहा है। ये फॉर्मूला लगा देंगे, डी क्यू ई बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू ए बाई डी टी फॉर मिडिल प्लेट। बीच वाली प्लेट के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा देखो, बाहर वाली प्लेट के लिए तो इनका टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है, तो कोई हीटर वीटर लगा के इनको गर्म कर रहे हो, वो तो बताया नहीं कि कहाँ से हीट आ रहा है ना। और बीच वाले को तो किसी से जोड़ नहीं रखा है, हीटर वीटर तो कुछ दिया नहीं है, बस ये अपने आप से जो एमिट करेगा वही एब्सॉर्ब करेगा। एमिट करने के हिसाब से लिखना चाहते हैं, तो इसका ई दिया हुआ है, तो ई इंटू ए टी की पावर 4, एक तरफ की सरफेस से इतना होगा, दोनों तरफ मिला के इतना हो जाएगा। इधर एमिट कर रहा होगा ये एक तरफ का हो गया, एक दूसरी तरफ एमिट कर रहा होगा ये, दोनों तरफ का एरिया बराबर ले लिया, ए और ए एरिया से इधर एमिट किया, ए एरिया से उधर एमिट किया, दोनों मिला के इतना एमिट किया, ठीक किया ना। अब इसके ऊपर कुछ इंसिडेंट भी होगा, पड़ोसियों से इंसिडेंट भी होता है। इसके इस पड़ोसी ने इधर कुछ एमिट किया होगा और इधर कुछ एमिट किया होगा, तो जो इस तरफ एमिट किया होगा उसमें से उसने जो एब्जॉर्ब किया होगा वो उसके एब्जॉर्ब करने की काउंटिंग में आएगा। सिग्मा कहाँ खो गया, ये लो भाई, टाइपिंग एरर है वो, सिग्मा ई ए टी की पावर 4, ठीक है। अभी ठीक लिख दिया है। दूसरा देखो, इस पड़ोसी ने जो रिलीज किया इसका टेम्परेचर T1 था, तो सिग्मा E1 ए T1 की पावर 4
जो इस तरफ एमिट किया वो उसने सारा एब्जॉर्ब, मतलब सारा इस पे इंसिडेंट होगा, क्योंकि ये इंफिनिटी तक है, ये भी इंफिनिटी तक, तो जो इस तरफ जो भी एमिट होगा सब इसी पे पहुंचेगा, सब इस पर पहुंचेगा। इसमें से ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, इनटू ई, क्योंकि ए तो ई के बराबर होता है, किरचॉफ ने बोला था, ठीक बोला था ना, ऐसे ही बोला था। तो सिग्मा E1 ए T1 की पावर 4, तो इस लेफ्ट वाले के द्वारा इधर की तरफ एमिट करने वाला अमाउंट हो गया, जो कि इसके लिए इंसिडेंस हो गया, और इस इंसिडेंस को ए से गुणा करेंगे तो इतना एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ए तो ई के बराबर होता है तो ई से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया लेफ्ट साइड से आने वाला और उसमें से एब्जॉर्ब होने वाला। सिमिलरली राइट साइड का भी लिख देंगे, इधर से भी कुछ आ रहा है, इधर वाली साइड में भी कुछ हमें मिल रहा है, इधर से भी कुछ आ रहा है। तो इधर वाले का जो हिसाब आ रहा है इस तरफ, वो हो गया E इंटू सिग्मा E2 ए T2 की पावर 4, ऐसा लिख दिया, ठीक लिख दिया ना। अब सिग्मा ई ए सब जगह से कट जाएगा, तो T की पावर 4 किसके बराबर आ जाएगा, E1 T1 की पावर 4, E2 T2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। ये आ रहा है ना, बोलो कुछ कह रहे हो। तो हमने आधे का एरिया ए मान लिया और इधर का एरिया ए मान लिया, तो ये आधा ही लिखा हुआ है ना, एमिट दोनों तरफ किया इसलिए 2 लिखा है, ठीक लिखा है ना, सही से लिख दिया है। आप लोगों ने ऐसा किया था कि नहीं किया था, है ई से क्यों मल्टीप्लाई किया, छोटा ई जो लिखा है, ये जो लिखा है ना, ये तो क्या है, ये तो वो है जो इसने एमिट किया है उधर वाले ने, उस एमिटेड में से जो इस पे इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि जो उसने इस तरफ एमिट किया वो सब इंसिडेंट हुआ है, तो ये तो है इंसिडेंस का अमाउंट, उसमें से कितना एब्जॉर्ब हुआ, अपन को एब्जॉर्ब होने वाला लिखना है, तो ए से गुणा करेंगे एब्जॉर्ब होने वाले, और ए और ई बराबर होता है तो ई से गुणा कर दिया, इसलिए ई से गुणा किया, ई किस्मत से कट गया। अच्छा, दोनों का आर 0 दिया, इसका क्या फायदा है क्या, इन दोनों का आर 0 दिया है, इसका कोई फायदा है क्या, हाँ क्या फायदा है, देखो जो इसने एमिट किया ना वो लौट के वापस नहीं आया, या तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया या उधर चला गया, नहीं तो ये भी लफड़ा पड़ता कि इसने भेजा फिर इधर से इसके पास फिर आ गया, है ना, तो लौटने वाला हिसाब रखा ही नहीं, जाने जाने वाले रखा है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, ये हमें एक स्फेयर दे रखा है, इसका रेडियस आर और इसका टेम्परेचर टी, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस, इसका एमिसिविटी ई, इसकी स्पेसिफिक हीट एस, डेंसिटी रो,
तो हमसे पूछा है फाइंड रेट ऑफ कूलिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का TS, T इज ग्रेटर देन TS, ऐसा पता है। T जो है सराउंडिंग से ज्यादा है, इसलिए ठंडा हो रहा है। तो ठंडा होने की रेट क्या है? स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। हो गया। अब देखो कैसे करेंगे। एमिट करने की रेट सिग्मा E A T की पावर 4, क्योंकि इसका टेम्परेचर T है तो इसने तो ऐसे ही एमिट करना है। एमिट करना किसी पे डिपेंड नहीं करता है अपने अलावा, पड़ोसी हो ना हो, पड़ोसी का टेम्परेचर कुछ भी क्यों ना हो, हमारा टेम्परेचर T है तो हम इतना एमिट करेंगे, ये फिक्स है। अब एब्जॉर्ब करने की बारी भी आई, क्योंकि हिसाब टेम्परेचर घटने बढ़ने में पड़ोसियों का भी हिसाब आएगा, सिर्फ एमिट करने से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एब्जॉर्ब कर भी रहा है इसलिए मामला चेंज हो रहा है। अब ये कैसे पता करेंगे कि एब्जॉर्ब कितना कर रहे हैं? तो अब अपन को ये पता करना है कि dQA/dt कितना है। ये अगर हमको पता लग जाए तो फिर हम टेम्परेचर के घटने की रेट के बारे में कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब किया जा रहा है, कुछ एमिट किया जा रहा है, तो नेट जो डिफरेंस आएगा, नेट लॉस कितना हो रहा है, उसी से टेम्परेचर घटेगा। तो अब एब्जॉर्ब होने वाली संख्या कैसे बताएं, इस बारे में बात सोचनी है। तो इसके पीछे एक लॉजिक दे रहे हैं, वो क्या है देखो। माना इसका टेम्परेचर भी TS है और इसका टेम्परेचर भी TS। माना स्फीयर का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर हो गया, बराबर हो गया तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। तो अब तो जो भी एमिट करने का रेट होगा वो एब्सॉर्ब करने के बराबर होगा। तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि dQA/dt dQE/dt होगा, और वो सिग्मा EA/TS की पावर 4 के बराबर होगा। माना कि ऐसा होता, माना कि ऐसा होता, दोनों का तापमान बराबर होता। माना कि ऐसा होता, दोनों का तापमान बराबर होता, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता, तो तापमान बराबर कर दिया।
बराबर करने से फिर एमिट करने का फॉर्मूले का इस्तेमाल करने का हक मिल गया। ठीक है, तो इतना एब्सॉर्ब होता, इतना ही एमिट होता, हिसाब ये होता। अब हम ये कहेंगे कि एब्सॉर्ब करने की आदत तो इसकी अभी भी फैक्टर तो वही है, पड़ोसी भी वही है, तो इंसिडेंट तो अभी भी वैसे ही हो रहा होगा जैसा उस समय हो रहा था, और एब्सॉर्ब भी अभी भी वही हो रहा होगा जब वो हो रहा था, बस एमिट करने की रेट डिफरेंट होगी। तो उस आधार से यहां पर लिख देंगे कि ये तो सिग्मा ई ए टी एस की पावर 4 हो। हमारे बदलने से पड़ोसी एमिट करना नहीं छोड़ेंगे, वो तो वैसे ही है। तो वस्तु का टेम्परेचर टीएस से अलग भी कर दोगे तो भी पड़ोसी तो उसी टेम्परेचर के हैं, वैसे ही एमिट कर रहे होंगे, और उस वस्तु का ई तो वही है, तो वैसे ही एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टीएस से बदल के टी करने से एब्जॉर्ब करने की रेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा मान के ऐसा लिख लिया, जो लिखा वही वहां यूज कर लिया, क्योंकि ये तो एक ही होगा। इससे पता लग गया कि नुकसान कितना हो रहा है। लॉस डी क्यू लॉस बाई डी टी, ये होगा डी क्यू ई बाई डी टी माइनस डी क्यू ए बाई डी टी। तो ये आ जाएगा सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। अब हम इसको याद ही रख लेंगे, पड़ोसी ऐसे रहेंगे तो हर बार ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। नुकसान होने की रेट क्या है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। हमको क्या पूछा है, रेट ऑफ कूलिंग पूछा है, तो जो नुकसान हो रहा है उससे ठंडा होने का समय आ जाएगा, तो माइनस एम एस टी टी बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर। अब इस एम एस को उधर लेके जाएंगे, तो रेट ऑफ कूलिंग ये आ गया। तो कोई वस्तु जब एटमॉस्फेयर में रखी रहती है तो उसके ठंडे होने की दर क्या होती है, ये उसका हिसाब पता लग। कल जो लिखा है था उसमें पड़ोसी नहीं थे, अभी पड़ोसी आ गए ना, फर्क पड़ गया। पिछली बार सिर्फ टी की पावर 4 था ना, अब माइनस टी एस की पावर 4 भी आ गया। तो रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया भाई। पड़ोसी अगर टी एस वाले हो, वस्तु रखी हो, तो ठंडा होने की देर दर क्या है। न्यूटन ने स्टीफन से बहुत साल पहले ही रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला दिया था। अब हम उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, ये सवाल तो हो गया। अगले पेज पे चलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, अगले पेज पे पढ़ रहे हैं। न्यूटन ने किसी भी फील्ड को छोड़ा ही नहीं, मतलब न्यूटन का नियम विस्कोसिटी में आ जाता है, न्यूटन का नियम ऑप्टिक्स में आ जाता है, कोलिजन में आ जाता है, हीट ट्रांसफर में आ ही गया, है ना। ऐसे करके जो उनके पास उस समय उपलब्ध था सब पे एक्सपेरिमेंट कर ही लिया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था, न्यूटन ने कहा था कि रेट ऑफ कूलिंग
टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठंडा होने की दर टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा न्यूटन ने प्रैक्टिकल करके बताया। तो न्यूटन के हिसाब से फॉर्मूला तो बन गया, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होगी। स्टीफन के फॉर्मूले में ऐसा नहीं था, उसमें तो टी की पावर 4 आ रहा था, और न्यूटन के फॉर्मूले में टी की पावर 4 नहीं था। अभी अभी लिखा है। अगर इसको ms से गुणा कर दे दोनों तरफ, तो रेट ऑफ लॉस का पता लग जाएगा। ms अल्फा t माइनस टी नॉट। अगर हम न्यूटन के नियम को माने तो ऐसा होता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये तो फॉर्मूले फॉर्मूले मतलब थोड़े अलग अलग हो गए, न्यूटन वाले और स्टीफन वाले। फोर्थ पावर से कोई करना चाहता नहीं, न्यूटन के फॉर्मूला बढ़िया सरल है। हाँ, स्टीफन का फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट है, पर लोग इसी से कर दें सवाल, सवाल इसी से करेंगे। अब ये है कि स्टीफन्स के फॉर्मूले से न्यूटन का फॉर्मूला कैसे आएगा, ये देखो। माइनस टी टी बाई डी टी सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ये स्टीफन की तरफ से फॉर्मूला था, ये न्यूटन की तरफ से फॉर्मूला था, ये वाला। दोनों में अंतर दिख रहे हैं। तो इसमें फिर एक अजम्पशन लेते हैं, इफ टी माइनस टी एस which is delta t is very less than ts, t minus ts which is delta t is very less than ts, तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी की पावर 4 को अपन लिख सकते हैं टी एस प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ऐसा लिख दिया। सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी एस की पावर 4 कॉमन ले लिया, 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी एस की पावर 4 माइनस 1। अब न्यूटन का बाइनोमियल वाला एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। न्यूटन ने वो बाइनोमियल थ्योरम दिया था। तो टॉप 3 मैथमेटिशियन में नंबर आता है न्यूटन का। 3 गणितज्ञ की लिस्ट में बनाएंगे तो न्यूटन उसमें आ जाएंगे, और वैज्ञानिक में नंबर लगाएंगे तो पहले दूसरे में आ जाएंगे, है ना। तो अभी इसमें टीएस की पावर 4, अब ये बाइनोमियल लगा देंगे, 4 नीचे उतार देंगे। अब इनको कंपेयर करो,
रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट। देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स रहता है तो टीएस फिक्स हो गया तो ये कांस्टेंट में आ गया। वस्तु का एरिया, मास, एस, ये सब फिक्स होता है तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई एक तरह से। न्यूटन्स फॉर्मूले में कांस्टेंट जो लिखा था ना अल्फा, वो इसके बराबर हो गया। तो एक तरह से अगर टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग के टेम्परेचर की अपेक्षा काफी कम है तो न्यूटन का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। स्टीफन के फॉर्मूले से न्यूटन का फॉर्मूला बन रहा है ना, इसलिए न्यूटन का फॉर्मूला प्रैक्टिकली मैच कर गया। तो ये मैंने प्रूव कर दिया यहाँ से कि न्यूटन ने जो किया वो कैसे आया स्टीफन के फॉर्मूले से। अब इसमें सवाल करके देखते हैं। अगले पेज पे जाऊं मैं, हो गया ना नोट? तो अपने पास में ये फॉर्मूला है माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू एल्फा टी माइनस टी एस। इसको इधर लेके आएंगे माइनस डी टी अपॉन टी माइनस टी एस एल्फा डी टी, जीरो से टी, इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो माइनस एल एन टी माइनस टी एस, टी इनिशियल से टी फाइनल, एल्फा टी, तो ये आ जाएगा एल एन टी इनिशियल माइनस टी एस अपॉन टी फाइनल माइनस टी एस एल्फा टी। ऐसा हो गया ना। और अगर इसको वैसे लिखना चाहते हैं तो टी फाइनल माइनस टी एस इज इक्वल टू टी इनिशियल माइनस टी एस ई की पावर माइनस एल्फा टी, ऐसा लिख सकते हैं। यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी इनिशियल ई की पावर माइनस एल्फा टी। तो टेम्परेचर डिफरेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे घटता जाएगा, डेल्टा टी इनिशियल एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस समय के साथ कैसे वेरी करता है ये हमने देख लिया। ठीक है। सही करो, कभी बराबर नहीं होगा, यूं कह रहे हो। ये किसका सॉल्यूशन है? न्यूटन्स लॉ का। तो ये न्यूटन्स फॉर्मूले से तो ऐसा आ रहा है, पर अपन को रियल सॉल्यूशन तो टी की पावर 4 वाला करो इंटीग्रेट।
अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये कोई बॉडी, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, पड़ोसी का 20 डिग्री सेल्सियस है। इसका 40 है, पड़ोसी का 20 है। पहला सवाल तो ये है कि क्या न्यूटन्स फॉर्मूला लगाए थे? लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? जो कह रहे हैं कि नहीं लगा सकते, वो नहीं को टिक मार ले। जो कह सकते हैं कि लगा सकते हैं, वो लगाने को। लगा लेंगे पर गलत हो जाएगा। क्यों? लगाने से कोई क्यों रोक सकता है? मतलब लगाना उचित है कि नहीं, ये बात है ना? लगा तो कोई भी सकता है। फैसला हो गया। ठीक है। जो ये कहते हैं कि लगा सकते हैं, वो कौन है? कोई नहीं है। जो कह रहे हैं कि नहीं लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखो फिर, चेक करते हैं सॉल्यूशन। टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 293 केल्विन। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 293। और डिफरेंस कितना है? 20। तो ये 20 तो 293 की अपेक्षा काफी कम है। लगा लेते। लगा लेते हैं भाई, यस। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम पड़ रहा है। आप लोग क्या क्या बराबर ही समझ रहे क्या? ठीक है, तो अब लगाते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री होने में टाइम लगता है 10 मिनट। 35 डिग्री से 30 डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल है। 40 से 35 होने में 10 मिनट लगते हैं, तो 35 से 30 होने में कितने मिनट लगेंगे? 10 से ज्यादा लगेंगे। अभी देखो इसका जवाब।
अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ln t इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग टी फाइनल माइनस टी सराउंडिंग बराबर अल्फा टी। तो पहली बार लगाएंगे 40 से 35 के लिए, तो इनिशियल टेम्परेचर है 40, पड़ोसी का 20, फाइनल टेम्परेचर है 35, पड़ोसी का 20, टाइम लगा 10 मिनट। दोबारा लगाएंगे, अब इनिशियल टेम्परेचर हो गया 35, 35 से 20, 30 से 20, अल्फा इंटू टी। भाई 35 से 30 होने का टाइम टी मान लिया। अच्छा, इक्वेशन के ऐसे टुकड़ों में लगानी चाहिए तो एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। जैसे ग्राफ होता है ना, अभी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो इसमें टुकड़ों में अप्रोक्सीमेशन अच्छा रहता है, इसे ज्यादा लंबे में नहीं करना चाहिए। खैर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया ln 20/15, तो कितना होता है ये 4/3, ln 4/3, ln 3/2 बराबर 10/t। इधर उधर ले जाएंगे, ln 3 माइनस ln 2, 2 ln 2 माइनस ln 3। अब क्योंकि लॉग में डिवाइड हो रहा है तो लॉग भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे 2.303 का फैक्टर हो गया मल्टीप्लाई, लॉग में कन्वर्ट हो गया, तो सबकी वैल्यू लॉग में रख दो। तो लॉग की वैल्यू हर कोई जानता है 0.477 माइनस 0.3, 2 इंटू 0.3 माइनस 0.477, इसकी जगह पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। कुछ मिनट आ जाएंगे, 10 से ज्यादा वाले। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, एक तरीका ये है। एक बात और कर सकते हैं, वो बता देता हूँ। ये तो सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। यहाँ आ गया होगा, अब तक तो आ ही गया होगा। कितना आ रहा है 20, 20 थोड़ी आएगा। तेरह मिनट के आसपास, 20 और 13 तो बहुत अंतर होता। ठीक है। अच्छा, इसमें यूं कह रहा था, ये जो फॉर्मूला था हमारा माइनस dt/dt इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी सराउंडिंग, अगर इसी को भी लगा दे डायरेक्ट तो एवरेज, इसका एवरेज ले लें, तो ये आ गया माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, अल्फा और टी का एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ टी माइनस टी सराउंडिंग। इसका भी यूज कर सकते हैं। तो पहले टेम्परेचर कितना घटा, 5 डिग्री घटा ना, 40 से 35 वक्त, तो माइनस डेल्टा टी हो गया 5, टाइम कितना लगा 10 मिनट, अल्फा। एवरेज टेम्परेचर कितना रहा, 40 और 35 का एवरेज कितना होता है, 40 प्लस 35/2 माइनस 20, ये आ गया इसका एवरेज वैल्यू। बॉडी का घटते वक्त एवरेज टेम्परेचर क्या रहा, फिर अगली बार फिर से 5 घटा, टाइम लगेगा टी, अगले 5 घटने में कितना टाइम लगा टी, अल्फा। अब एवरेज कितना रहा, 35 प्लस 30/2 माइनस 20। अब इनको डिवाइड कर लो, लॉग से बचना चाहते हो, एवरेज, ऐसा एवरेज करना चाहते हो
तो ये वाली बात जो एवरेज है ना, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो रहा है ग्राफ, मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ को आपने स्ट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, तो यू ऐसे लगभग उतना सा पोर्शन सीधा माना जा सकता है, तो आंसर काफी हद तक बराबर से आ जाता है। कितना आ रहा है डिवाइड करके? इसको डिवाइड करेंगे तो t/10, 32.5 माइनस 37.5 माइनस 20, 17.5, 17.5 अपॉन 12.5, 14 मिनट के आसपास, और वो 13 से ज्यादा आ रहा होगा, वो भी 14 के आसपास आ रहा है। ठीक है फिर, है ना? तो न्यूटन्स फॉर्मूला भी जान लिया हमने। अब एक और बात रह गई जो अगली क्लास में बताएंगे, आज का समय खत्म हुआ। होमवर्क करने के लिए आपके पास क्या है? HCV है भाई, HCV के हीट ट्रांसफर के 40 क्वेश्चन, ओनली 40 क्वेश्चंस। अरे कुछ तो शीट में आ जाएंगे, ऐसे वैसे हो गए वो। HCV के शुरू के सवाल में कोई दम नहीं होता है। 40 क्वेश्चन है, कर लेना, एक डीपीपी कर लेना बस, एक डीपीपी कर लेना। HLP में से और नहीं दिया कुछ, HLP वाले मत करना। कल क्लास है, कल की तो बोल रहा हूँ, कल 3 क्लास है क्या? आज 3 है पर कल 3 थोड़ी होगी। अरे देखो कर लोगे, मुझे मालूम है आप। एक डीपीपी और HCV के 40 क्वेश्चन करके देखना, हो जाएंगे, इजी है, देखना, है ना?